हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। यूपी बोर्ड के एग्जाम में 12वीं में इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो फ्रेडरिक माइसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पर पाए जाते हैं? केंद्रक द्रव में भी पाए जाते हैं और कोशिका द्रव में भी पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा न्यूक्लिक अम्ल क्या है। पहले न्यूक्लिक अम्ल को डिफाइन कीजिए। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और जबकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात किया जाए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस, ये नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? पॉलीमर्स। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। जबकि रासायनिक संगठन के आधार पर अगर देखा जाए तो न्यूक्लिक अम्ल 3 भागों से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल। ये सेकेंड जो है पेंटोज शुगर है, ये फास्फोरिक एसिड है। नाइट्रोजिनस बेस के अंतर्गत देखा जाए तो 2 पार्ट आते हैं। एक प्यूरिन आता है, और एक जो है पिरिमिडीन आता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, परीक्षा में आता है नाइट्रोजिनस बेस के 2 घटक प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं। एडेनिन आता है, एडेनिन को हम कैपिटल ए द्वारा व्यक्त करते हैं। गुआनिन आते हैं, गुआनिन को हम कैपिटल जी द्वारा व्यक्त करते हैं। पिरिमिडीन के अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं। थायमिन को कैपिटल टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। साइटोसिन को सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। यूरेसिल को यू द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिससे क्रमशः नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं, पेंटोज शुगर कहते हैं और फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो ये 2 भाग होते हैं, प्यूरिन होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन, गुआनिन आते हैं, जबकि पिरिमिडीन के अंतर्गत थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आता है। पेंटोज शुगर में क्या है? 5 कार्बन वाली शर्करा। पेंटोज के अंतर्गत 5 कार्बन वाली शर्करा आती है। ये भी 2 प्रकार की होती है। एक डीऑक्सी राइबोस होता है और एक होता है राइबोस होता है। तो 2 शुगर है। पेंटोज नाम से स्पष्ट है, 5 कार्बन वाली शर्कराएं 2 प्रकार की होती हैं, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। डीऑक्सीराइबोस का सूत्र अगर देखा जाए तो C4H10O4 होता है। जबकि राइबोस शर्करा का सूत्र क्या होता है? C5H10O5 होता है। ध्यान दीजिएगा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा का सूत्र क्या होता है? C5H10O4 और राइबोस शर्करा का सूत्र क्या होता है? C5H10
PO5। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप जानते रहेंगे तो इसको आप आराम से कर लेंगे। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO4। अगर इसका संरचना सूत्र अगर देखा जाए तो फास्फोरस, ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस 3 ऑक्सीजन और जो OH के साथ जुड़ा होता है, फास्फोरस जो है, और जो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, ये फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है। तो अभी आपने क्या देखा, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल के 3 भाग होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फास्फोरिक एसिड। और नाइट्रोजनस बेस के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, प्यूरिन आते हैं और पिरिमिडीन आते हैं। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन गुआनिन आते हैं, पिरिमिडीन के अंतर्गत थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल आता है, यूरेसिल आते हैं। और 5 कार्बनिक जो शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस होते हैं और राइबोस होते हैं, जिसका सूत्र यहाँ पर लिखा गया है। ये फास्फोरिक अम्ल है। फास्फोरिक अम्ल का जो संरचना सूत्र होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इस संरचना। अब देखा जाए, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। अगर इसको देखा जाए, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक क्या होता है, आरएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। परीक्षा में आता है, डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, डीएनए के द्विचक्राकार मॉडल का वर्णन कीजिए। जब आपने न्यूक्लिक एसिड के बारे में यहाँ आपने दिखा दिया है, तो इसको हम आसानी से दिखा सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब बताइए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन अगर रासायनिक संगठन की अगर बात किया जाए, तो ये दोनों भी किसके बहुलक होते हैं? बताइए, ये दोनों भी किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के ही बहुलक होते हैं। अर्थात डीएनए में भी नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक अम्ल पाए जाते हैं। आरएनए में भी नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक अम्ल पाए जाते हैं। इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अंतर क्या है? नाइट्रोजनस बेस डीएनए में क्या क्या होता है? अगर आप डीएनए की बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेस एडेनिन होता है, गुआनिन होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, या आगे थाइमिन दिखा सकते हैं, फिर साइटोसिन दिखाएंगे। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। और कौन सी शर्करा पाई जाती है? बताइए, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में अगर देखा जाए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और फास्फोरिक अम्ल डीएनए को अम्लीयता प्रदान करते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? रासायनिक संगठन के आधार पर अगर देखा जाए तो डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं और इसमें भी नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक अम्ल पाए जाते हैं। और जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए में नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं AGTC पाए जाते हैं, जबकि पेंटोज शुगर जो होते हैं डीऑक्सीराइबोस पाए जाते हैं और इससे फास्फोरिक अम्ल जुड़कर इसको अम्लीयता प्रदान करते हैं। हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोस शर्करा पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा,
आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। और यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल इसको भी अम्लीयता प्रदान करता है। तो बच्चे क्लियर हुआ न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक माइसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और न्यूक्लिक अम्ल जंतुओत्पादक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर भी आपने देखा न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। कौन? न्यूक्लिक अम्ल किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। और न्यूक्लियोटाइड्स के 3 भाग होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड। और हम न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? एजीटीसी नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। जबकि आरएनए में क्या पाए जाते हैं? ए जी यू और सी। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो देख रहे हैं एजीटीसी, यहां पर क्या देखें? एजीयूसी पाए जाते हैं। परीक्षा में आता है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं पाया जाता है? एजी टी यू, यू मीन्स यूरेसिल। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा डीएनए में यूरेसिल नहीं पाए जाते हैं और आरएनए में थायमिन नहीं पाए जाते हैं। जबकि एजीसी तीनों कॉमन है। बस अंतर क्या है? आरएनए में यू पाया जाता है और डीएनए में क्या पाए जाते हैं? टी पाए जाते हैं। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। इससे भी जुड़ करके फास्फोरिक अम्ल इसको अम्लीयता प्रदान करते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? आगे का पॉइंट देखिए, परीक्षा में आता है डीएनए की द्विचक्राकार मॉडल किसने प्रस्तुत किया? डीएनए की द्विचक्राकार मॉडल डीएनए की द्विचक्राकार मॉडल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए अणु की द्विचक्राकार मॉडल किसने प्रस्तुत किया? अमेरिकन वैज्ञानिक वाटसन एंड क्रिक। अमेरिकन वैज्ञानिक वाटसन एंड क्रिक। अमेरिकन वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विचक्राकार मॉडल प्रस्तुत किए, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखलाएं होती है फीते की भांति एक दूसरे से क्या होते हैं? लिपटी हुई पाई जाती हैं। जैसा कि ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसको बोल सकते हैं क्या? इसको देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कभी भी पूछ देता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में फास्फोरिक अम्ल और शर्करा एक दूसरे से किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं? ध्यान दीजिएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जो फास्फोरिक अम्ल होते हैं और शर्करा जो होते हैं एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? डाइएस्टर बॉन्ड द्वारा। याद रखिएगा डाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं। जी तो जैसा कि यहां पर देख रहे हैं ये तो डीएनए में अगर देखा जाए तो डीएनए में 2 श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। एक को बोलते हैं 3' 5', एक को बोलते हैं 5' 3'। तो ध्यान दीजिएगा अगर आपने इसको 3' दिखाया है तो ये यहाँ पर क्या होगा? 5'। अगर ये 5' होंगे तो ये आप क्या दिखाएंगे? 3'। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। इसमें सीढ़ी के डंडे की भांति आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट दिखाई देगा। डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और जो देख रहे हैं जी तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है? सीढ़ी के डंडे की जो रचनाएं दिखाई देती हैं वो न्यूक्लियोटाइड से होते हैं। अगर देखा जाए तो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं
और डीएनए में नाइट्रोजनस जो बेस होता है एडेनिन जो है थायमिन के साथ किससे जुड़ा होता है? डबल हाइड्रोजन आबंध द्वारा। और ग्वानिन साइटोसिन के साथ किससे जुड़ा होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन आबंध द्वारा। इसको ध्यान में रखिएगा, जहां पर डबल दिखाए हैं वहां पर समझ जाइए एडेनिन और थायमिन है, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाए हैं वहां पर ग्वानिन और साइटोसिन है। एडेनिन थायमिन के साथ द्वि हाइड्रोजन आबंध द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन आबंध द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डीएनए के एक चक्राकार की जो लंबाई होती है, डीएनए के एक चक्राकार की जो लंबाई होती है कितने होते हैं? 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और इनके दो न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की जो दूरी होती है कितने होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो कितने एंगस्ट्रॉम होता है? बताइए। 20 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और इसका जो देख रहे हैं जी डीएनए मेन एक्सिस पर दक्षिणावर्त कुंडलित होते हैं। वामावर्त या दक्षिणावर्त, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कुंडलन जब भी दिखाते हैं दक्षिणावर्त दिशा में दिखाते हैं। डीएनए वाटसन और क्रिक ने डीएनए के जिस मॉडल को प्रस्तुत किया वो बी डीएनए है। अभी आपको बताएंगे डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो जहां पर आप देख रहे हैं डीएनए के द्विचक्राकार मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वाटसन और क्रिक ने। और इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं होती है फीते की भांति मेन चेन पर या मुख्य अक्ष पर देख रहे हैं जी आपस में लिपटी हुई दिखाई देती है, जिनमें से देखे होंगे फास्फोरिक अम्ल और शर्करा एक दूसरे से डाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि नाइट्रोजनस बेस के प्यूरिन और पिरिमिडिन एक दूसरे से हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए इस पॉइंट को। अब देख रहे हैं जी इसमें दो ग्रोव दिखाई देंगे, दो गड्ढे दिखाई देंगे। एक ग्रोव जो होते हैं माइनर होता है, ये माइनर ग्रोव है। और इसमें एक ग्रोव जो होते हैं इसको मेजर ग्रोव कहा जाता है, मेजर ग्रोव। इसकी जो गहराई होती है 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ध्यान दीजिएगा डीएनए के एक चक्राकार की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। इसके एक चक्राकार में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं? इनकी जो संख्याएं होती है 10 न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के एक चक्राकार में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि इनके बीच की चौड़ाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। और मेजर ग्रोव कितने होते हैं? 10 एंगस्ट्रॉम। और ये दोनों फीते की भांति जो श्रृंखलाएं आपस में लिपटी हुई होती हैं, मुख्य अक्ष पर लिपटी होती हैं। इसको किसने प्रस्तुत किया बताइए? वाटसन और क्रिक। यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता है डीएनए के द्विचक्राकार मॉडल को चित्रों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस तरह से चित्र बना करके इनके पॉइंट को एक्सप्लेन करना होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें से यूपी बोर्ड के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए डीएनए के प्रकार, डीएनए के प्रकार कितने प्रकार के डीएनए होते हैं? डीएनए अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। जैसा कि ये देख रहे हैं परीक्षा में इसमें से पूछता है, आप बताओ ए डीएनए के एक चक्राकार में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं? बताइए 11। और बी डीएनए में अभी आपको जो स्ट्रक्चर वहां पर जो दिया गया है, ये स्ट्रक्चर किस प्रकार का डीएनए का है? वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए प्रस्तुत किया था वो कौन सा डीएनए था? बी डीएनए था। और सी डीएनए के एक चक्राकार में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 9। और डी डीएनए के एक चक्राकार में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 8। और जेड डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं?
12। ये जो देख रहे हैं जी, इनका जो कुंडलन होता है दक्षिणावर्त, लेकिन केवल जेड डीएनए का कुंडलन ही वामावर्त होता है। इसको ध्यान दीजिए आप। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए 5 प्रकार के होते हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए के एक चक्राकार में 11 न्यूक्लियोटाइड बेस पाए जाते हैं, बी डीएनए में 10 पाए जाते हैं, सी डीएनए में 9 पाए जाते हैं और डी डीएनए में 8, और लास्ट में जो जेड डीएनए है उसमें एक चक्राकार में 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पाए जाते हैं। इनका कुंडलन वामावर्त और बाकी 4 का कुंडलन दक्षिणावर्त होता है। यूपी बोर्ड के एग्जाम अगर पूछ दे कि वाटसन और क्रिक ने कौन से डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, तो किस डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था बताइए? बी डीएनए। तभी आपको ये क्लियर हुआ न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके बहुलक क्या है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल किन भागों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर देखिए आरएनए की बात करते हैं। आरएनए, यहाँ पर आरएनए की बात करते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए जो होते हैं कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जबकि डीएनए केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। तो देखना जी, एक तरफ डीएनए दिखाएंगे और एक तरफ क्या दिखाएंगे? आरएनए। अंतर बताइए, क्या अंतर होता है डीएनए और आरएनए में? तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 अंतर क्या दिखाऊंगा? नंबर 1 डीएनए में डीएनए द्विचक्राकार रचना होती है और आरएनए एकल चक्राकार रचना होती है। पॉइंट क्लियर? डीएनए द्विचक्राकार रचना होती है जबकि आरएनए एकल चक्राकार रचना होती है। नंबर 2 अंतर क्या दिखा सकते हैं? डीएनए में एजीटीसी, ध्यान दीजिएगा जैसा कि आप बताया जा रहा है, डीएनए में एजीटीसी नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में क्या पाया जाता है? एजीयूसी नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2 अंतर हो गया आपका। नंबर 3 अंतर क्या दिखाएंगे? इसमें जो है डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, किसमें? डीएनए में। और आरएनए में क्या पाई जाती है? राइबोस शर्करा पाई जाती है। अगला अंतर दिखा सकते हैं, आरएनए कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं जबकि डीएनए केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट एक और दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं। डीएनए को हम आनुवंशिक पदार्थ कह सकते हैं, लेकिन आरएनए को आनुवंशिक पदार्थ नहीं कहते। क्लियर हुआ? परीक्षा में आ जाए डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ जाए डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होते हैं। जैसा कि हमने बताया, डीएनए द्विचक्राकार रचना, आरएनए एकल चक्राकार। डीएनए में एजीटीसी नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, आरएनए में एजीयूसी नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए कोशिका के केंद्रक द्रव्य में स्थित पाए जाते हैं जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं जबकि आरएनए को आनुवंशिक पदार्थ नहीं कर सकते। इतने टॉपिक हमने आपको न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया। यहाँ पर एक चीज और बता दें आपको कि डीएनए में 2 सूत्र पाए जाते हैं। एक सूत्र को हम 3' 5' कहते हैं, दूसरे सूत्र को क्या कहते हैं? 5' 3' कहते हैं। ऐसे क्यों बताइए? 3' जो पेंटोस शर्करा, जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो होगी उसमें फास्फोरिक अम्ल जो होते हैं पेंटोस शर्करा के तीसरे कार्बन से जुड़ते हैं और दूसरा फास्फोरिक अम्ल पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ते हैं, तो इसको 3' 5' कहते हैं। यदि फास्फोरिक अम्ल पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ते हैं, ये 5वें कार्बन से जुड़ रहा है, तो दूसरा फास्फोरिक अम्ल किस कार्बन से जुड़ेगा? तीसरे कार्बन से जुड़ेगा, तो इसको हम 5' 3' कहते हैं। और पेंटोस परीक्षा में आता है कि पेंटोस शर्करा के किस कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं, तो किस कार्बन से जुड़े होते हैं बताइए? पहले कार्बन से। अगर हम पेंटोस शर्करा के स्ट्रक्चर से अगर हम बना दें, जैसा कि देखिए डीऑक्सीराइबोस शर्करा का स्ट्रक्चर है ये,
ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा का स्ट्रक्चर्स है। आप बताइए इसमें कितने कार्बन का नंबरिंग बताइए, 1 2 3 4 5। अब बताइए यदि तीसरे वाले कार्बन से फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो 3' और लास्ट वाला फास्फोरिक अम्ल किसके साथ जुड़ेगा, पांचवें वाले कार्बन से जुड़ेगा। इसको हम क्या कहेंगे, 3' 5'। अगर कहीं पहले फास्फोरिक अम्ल पांचवें से जुड़ता है फिर तीसरे वाले से जुड़ेगा तो उसको हम 5' 3' कहते हैं। और इसके जो पहले कार्बन होते हैं इससे कौन जुड़े होंगे, नाइट्रोजिनस, इससे जो है नाइट्रोजिनस बेस जुड़े होते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखिएगा 3' 5' 5' 3' क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं फास्फोरस और पेंटोस शर्करा के मिलने से बनती हैं जो एक दूसरे से डाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शर्करा जब मिलते हैं इसमें दो घटक होते हैं, इसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड। देख रहे हैं, इसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। जब इसमें तीनों घटक पाए जाते हैं तो इसे न्यूक्लियो क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। याद रखिए कभी कभी परीक्षा में पूछता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। न्यूक्लियोसाइड में दो घटक होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर, जबकि न्यूक्लियोटाइड में तीन घटक होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक अम्ल। तो बच्चों क्लियर हुआ, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं और डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। तो ये आपको क्लियर हुआ, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इससे बोर्ड के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, धन्यवाद।